Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने KMT को डिस्कस किया था, ठीक है। KMT के पास्टुलेट्स डिस्कस किए हमने, जो कि बर्नौली की कंट्रीब्यूशन थी। पास्टुलेट्स में मैंने आपको मार्क करवाया कि फॉल्टी पास्टुलेट्स कौन से हैं, और पास्टुलेट 8 को हमने इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्लासियस की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, जो कि काइनेटिक इक्वेशन थी। उस काइनेटिक इक्वेशन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ रही थी। फिर उसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, हमने सी स्क्वायर बार कैसे प्रूव किया, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वेलोसिटीज़ हमने यूज़ किया, और मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ तक हम पहुँचे। उसके बाद फिर हमने आगे डिस्कस करते हुए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तक गए, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या बताती थी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएं वेलोसिटी बढ़ेगी, ये तो बड़ी कॉमन एक नॉन बात है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, आप टेम्परेचर कम करेंगे वेलोसिटी कम होगी। इसके अलावा CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास के। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ज़रा बल्कि है, हेल्दी है, मेरी तरह ज़रा है, जो जल्दी मूव नहीं कर सकता, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जो वो मॉलिक्यूल जिनका मास कम है, जो लाइटर मॉलिक्यूल हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज दे आर लेजर इन मास। तो ज़रा पतला बंदा, आपको पता है, ज़रा जल्दी से भाग लेता है। मेरे जैसा बंदा सोचता रहेगा कि मैं कितनी देर में पहुंचूंगा। खैर, आगे चलते हैं डिस्कशन को लेकर। आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम KMT। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही हमारी चलती हुई बातें जो मैं शुरू में डिस्कस नहीं कर सका आपसे, कि कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आपने किसी एक सिंगल लेक्चर को भी इजी नहीं लेना कि यार खैर है, मैं देखी जाएगी। आप अपने साथ कमिटमेंट रखें कि मैंने डेली अपने लेक्चर सुनने हैं। अगर हम कमिट करके डेली आते हैं, अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इट मीन्स आप भी कमिट रहें कि यार एक बंदा घर से चलता है, तैयारी शारी करके कॉलेज पहुंचता है, सारा काम करके फिर घर जाता है। अगर वो काम कर रहा है तो हम घर पे बैठ के एटलीस्ट सुन तो सकते हैं, और लेट के या इस तरह नहीं सुने कि बस साथ कुछ और भी देखना है साथ नहीं। अपने आप को सेपरेट करें, आइसोलेशन करें, अपनी क्वारंटीन करें अपने आप को बाकी लोगों से, और उसके बाद अपना लेक्चर सुनिए। फिर आपको अपनी जो मैसेज हैं आपके टीचर्स की तरफ से वो क्लियर होंगे कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम KMT। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो बर्नौली ने इसके पास्टुलेट्स दिए थे, क्लासियस ने उन पास्टुलेट्स को स्टडी करते हुए काइनेटिक इक्वेशन दे दी। अब वो जो काइनेटिक इक्वेशन है, उस काइनेटिक इक्वेशन से भी हम गैस लॉज को डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काइनेटिक इक्वेशन कैन बी डिड्यूस टू गैस लॉज। काइनेटिक इक्वेशन कैन बी रिड्यूस कह दें सेम मतलब है, टू गैस लॉज। और गैस लॉज आपने कितने पढ़े अभी तक? आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, ग्राम्स लॉ भी पढ़ दिया आपने। तो उन सारे लॉज को हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ के लिए अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयल्स लॉ, कि किस तरह आप बॉयल्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन नहीं, काइनेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा सा ना आपने ख्याल रखना है। इससे पहले तक जो हम पढ़ रहे थे वो जनरल गैस इक्वेशन थी, PV = nRT। अब हम पढ़े हैं काइनेटिक इक्वेशन, PV = 1/3 mNc² बार। यहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ को डिड्यूस करने से पहले आपको KMT के पास्टुलेट नंबर 8 का पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका यूज होगा। और वो पास्टुलेट कहता था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के।
टेम्परेचर बढ़ाएं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करें काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसी बात को वर्ड्स में लिख देता हूँ कि बाय 8th postulate ऑफ KMT के 8th postulate के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मैं ड्राइंग्स करूँ बोर्ड पे, मकसद ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी बात को मैं इसी पॉइंट को कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि आल्सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है जी किसके, हाफ mv² के, ये आपको पता है हाफ mv²। लेकिन यहां पे वेलोसिटी को हमने डिनोट किया, डिनोटेड बाय c, वेलोसिटी को आपने c से डिनोट किया, तो इसका मतलब मैं v की जगह c² लिखूंगा, और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो c² बार लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक मॉलिक्यूल के लिए लिख रहा हूं mc² बार, ठीक है, और ये है फॉर वन मॉलिक्यूल। अब मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो क्या होगा, मैं इसे ज़रा इस तरह लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये सेपरेट बात है। तो यहां पे जस्ट आप n जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mnc² बार। यहां तक अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं आई तो बड़े दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि पूछ तो सकते नहीं आप, तो दोबारा से आप मेरा लेक्चर सुने, आपको मेरी बात क्लियर होती जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mnc² बार। अब पोस्टुलेट क्या कहता है, पोस्टुलेट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो मैं लिख सकता हूं कि पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 1/2 mnc² बार। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी किसके, T के, टेम्परेचर के। या अगर मैं इसे रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 mnc² बार इक्वल हो जाएगा जी किसके, KT के। क्यों, क्योंकि मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट के लगा दिया और इक्वालिटी का साइन दे दिया। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ले जी, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन हमें पता है, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन क्या, कि PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार, ठीक है। काइनेटिक इक्वेशन कहती है PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अब मैं अगर इस काइनेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करना चाहूँ, m भी आ जाएगा, n भी आ जाएगा, c² बार भी आ जाएगा, लेकिन मेरे पास 1/2 नहीं है। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में 1/2 लेकर आना है ताकि मैं दोनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर सकूं, एक दूसरे की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसको आप इक्वेशन नंबर -2 का नाम दे दें।
मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर दें आप, किसको, राइट हैंड साइड को ऑफ इक्वेशन 2 बाय 2। आपने इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को 2 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से किसी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार, तो पहले ही था, और आपने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि PV वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू, अब एक 2 को मैं बाहर ले आता हूँ तो ये 2/3 बन जाएगा, तो मैं 2/3 लिख रहा हूँ, एक 2 को मैं बाहर ले आया 2/3। अब एक 2 बच गया नीचे वाला, तो मैं उसे इस तरह लिख रहा हूँ कि 1/2, ठीक है। इस 2 को मैं बाहर ले आया तो 2/3 हो गया, नीचे वाला 2 जो था मैंने स्टार्ट में लिखा 1/2, और साथ में बन जाएगा mnc² बार। लें जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो हाफ mnc² बार किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी हाफ mnc² बार इक्वल है kT के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुटिंग वैल्यू या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3। अगर आप इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, PV इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, 2/3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 mnc² बार की जगह 1/2 mnc² बार आप उसकी ये वैल्यू पुट करेंगे kT, तो ये आ जाएगा जी PV इक्वल टू 2/3 kT। अब 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, मैं बेटे टाइम बचाने के लिए मैं इस तरफ भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, PV इक्वल टू 2/3 K, और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कह दिया तो मैं इसे कांस्टेंट कह देता हूँ K, और साथ में एक और कांस्टेंट। अब 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, K पहले ही कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इस सारे को कह सकता हूँ कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास क्या था, बॉयल्स लॉ था। तो इसे मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ कि ये क्या था, बॉयल्स लॉ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज बॉयल्स लॉ। तो इसका मतलब आपने क्या किया अभी तक, आपने काइनेटिक इक्वेशन से आपने बॉयल्स लॉ को डिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये बेटे देख लीजिएगा जरा, काइनेटिक इक्वेशन से आपने बॉयल्स लॉ को डिड्यूस कर लिया। तो यही तो हमने स्टार्ट की बात की थी कि काइनेटिक इक्वेशन से आप गैस लॉज को डिड्यूस कर सकते हैं। आपने बॉयल्स लॉ को डिड्यूस कर लिया। बॉयल्स लॉ के अलावा भी तो लॉज हैं, चार्ल्स लॉ भी है, एवोगैड्रोस लॉ भी है, तो हम उन लॉज को भी जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। अच्छा, आपने एक और काम करना है, बुक में इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को बुक में इस तरह भी लिखा जाता है कि PV इक्वल टू
के, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये क्यों लिखा, या के ऑलरेडी आ गया था आप के प्राइम कह दें, क्योंकि के ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन में चल रहा था, तो आप इसको के प्राइम कह दें, यानी कि कोई और कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे विच इज चार्ल्स लॉ। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट किया होगा। तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की, और चार्ल्स लॉ को हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, बॉयल्स लॉ से। ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आई थी पी वी इक्वल टू 2/3 KT, यहाँ से हम चार्ल्स लॉ को शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी चार्ल्स लॉ। अब हम के काइनेटिक इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, और ये बड़ा इजी टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि ईजीएस्ट है आपके इस वाले टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं जी इसे। अब ये इक्वेशन तो आप देख रहे होंगे जो बॉयल्स लॉ में हमने सीखी थी कि पी वी इक्वल टू 2/3 KT। इस इक्वेशन से हम बात स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। मैं स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो बात तब भी यहाँ भी आएगी क्योंकि वही सारा मेथड रिपीट होना है। तो बुक में भी वो यहाँ से ही बात को डिस्कस करते हैं, हम भी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे बताएं कि वी नो, हमें पता है क्या कि पी वी इक्वल टू 2/3 KT। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मैं चार्ल्स लॉ को भी शुरू से लेके आऊँगा जैसे बॉयल्स लॉ को लेकर आया, तो तब भी यहाँ तक आके मैं अपनी नेक्स्ट बात करूँगा। तो मैं सारी जो कैलकुलेशन है वो ऊपर कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पी वी इक्वल टू 2/3 KT। अब ये P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि V आपके पास इक्वल हो जाएगा 2/3 इंटू के डिवाइडेड बाई P, और साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, T के साथ। अब यहाँ पे आप कह दें कि अब चार्ल्स लॉ के लिए बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट P इज केप्ट कांस्टेंट। आपने P को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अगर P को आपने कांस्टेंट किया तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये भी सारा कांस्टेंट। तो V इक्वल हो जाएगा आपके पास सारा किसके, कांस्टेंट और साथ में T। और इस कांस्टेंट को आपकी बुक कहती है V/T इक्वल टू के प्राइम। आप पहले कह चुके हैं बॉयल्स लॉ के लिए, तो अब आप इसे डबल प्राइम कह दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए जी, चार्ल्स लॉ के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को ब्लॉक में बंद कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, विच इज चार्ल्स लॉ। ले जी, इसे भी आप इनसर्कल कर दें जी कि ये चार्ल्स लॉ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी काम था। आपने बॉयल्स लॉ को भी रिड्यूस कर लिया, आपने चार्ल्स लॉ को भी रिड्यूस कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ के लिए जी। तो बात हो रही थी एवोगैड्रोस लॉ की। लेट 2 गैसेस हैं हमारे पास, एक हमारे पास गैस 1 है एंड गैस 2 है। बड़ी सिंपल सी बात मैंने की अभी तक के 2 गैसेस हैं, एक गैस 1 है और एक गैस 2 है। दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। तो मैं लिख रहा हूं जी कि हैविंग सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर, हैविंग सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर। दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। अब गैस 1 के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम डिनोट करेंगे n से, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट mass of
मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के मैसेज को हम डिनोट कर देते हैं। गैस 1 के लिए जो मॉलिक्यूल्स का मैस है दैट इज m1 एंड गैस 2 के लिए जो मॉलिक्यूल्स का मैस है दैट इज m2। ठीक है, वेलोसिटीज को भी लिख लेते हैं जी अब हम। वेलोसिटीज, गैस 1 की जो वेलोसिटी है दैट इज c1 और गैस 2 के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है दैट इज c2। और इसी तरह इनके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस 1 के लिए n1 है एंड गैस 2 के लिए n2 है। ये सारा डाटा हो गया गैस 1 के लिए, ये सारा डाटा हो गया गैस 2 के लिए। आपने क्या करना है, आपने गैस 1 और गैस 2 दोनों के लिए काइनेटिक इक्वेशन अरेंज करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राइट काइनेटिक इक्वेशन, राइट काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैस 1 एंड गैस 2। बेटा ये बुक में लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप आगे करने क्या जा रहे हैं। आप काइनेटिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं गैस 1 के लिए भी और गैस 2 के लिए भी। तो दोनों के लिए आप काइनेटिक इक्वेशन को लिख लें। अगर आप काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे गैस 1 के लिए तो दैट विल बी पी वी इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अगर गैस 1 के लिए लिख रहे हैं तो m के साथ भी 1, n के साथ भी 1 और c² बार के साथ भी 1। इन दोनों के साथ 1 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम बता चुके हैं कि दोनों गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो इसके लिए हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, तो मैं यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे गैस 2 के लिए, दैट विल बी पी वी इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। यहाँ पे भी 2 लिखना है आपने, P और V के साथ नहीं लिखेंगे, m n और c² बार के साथ लिखेंगे, क्योंकि P और V तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड देखें तो इक्वल है, सेम है, तो इनकी राइट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इस तरह लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ पी वी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इन इक्वेशन 2। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। मैं मोस्टली कंबाइनिंग लिखता हूं, तो आप कंबाइनिंग लिखना चाहे तो कंबाइनिंग लिख लें। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो क्या होगा, मैं इस तरफ आ रहा हूं बेटे, जरा देखते रहिएगा साथ साथ। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी पी वी या 1/3 m1 n1 c² बार 1 इक्वल हो जाएगा जी 1/3 m2 n2 c² बार 2। अब दोनों में से कोई ऐसे वैल्यूज जो कट सकती हैं, 1/3 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो आपके पास बच गया m1 n1 c² बार 1 इक्वल हो जाएगा जी m2 n2 c² बार 2। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें बेटे। ठीक है, अब अगर आप आगे देखें तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कह दिया तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आपने जरा साथ साथ देखना है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ गैसेस विल बी इक्वल। दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहां से आगे आपका टॉपिक बनेगा। अगर ये लाइन आपको याद है
इट मीन्स कि आपने टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है आपको सारा याद रहेगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने केएमटी का 8th पास्टुलेट पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दो गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। गैसेस का टेम्परेचर एक इक्वल है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी इक्वल वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे पहले हमने बता दिया इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल कह दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हमें पता है कि मैं फिर से इस तरह लिख सकता हूँ जी, देन काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 इक्वल होगी सॉरी बेटे, काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 वो आपके पास है जी 1/2 m1n1 c1 स्क्वेयर बार इक्वल हो जाएगी 1/2 m2n2 c2 स्क्वेयर बार। अब यहाँ पे भी 1/2 कैंसिल हो सकता है, आप दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दें, 1/2 इस तरफ कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा जी m1n1 c स्क्वेयर बार और इसी तरह इक्वल आ जाएगा जी m2n2 c स्क्वेयर बार। अब आपने करना क्या है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें जी, 4 का नाम दे दें जी। तो हम बात कर रहे थे बेटे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। तो दोनों गैसेस के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को लिखने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि 1/2 m1 c1 स्क्वेयर बार इक्वल हो जाएगा जी 1/2 m2 c2 स्क्वेयर बार। इसको अगर आप देखें तो 1/2 दोनों तरफ आ रहा है, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या आ जाएगा जी m1 c1 स्क्वेयर बार इक्वल हो जाएगा जी m2 c2 स्क्वेयर बार। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। आपने करना क्या है, अब आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट आगे मैं इस तरफ जा रहा हूँ बेटे, जरा साथ साथ देखते जाइएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 आपके पास आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा अब, ठीक है। तो ये सारी साइड मैंने रिमूव कर दी, उम्मीद है आपने नोट किया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ इस तरह वैल्यू आएगी कि इक्वेशन 3 क्या है, m1 n1 c1 स्क्वेयर बार इक्वल हो जाएगा जी m2 n2 c2 स्क्वेयर बार। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 4 है m1 c1 और इस तरफ डिवाइड होगा m2 c2 से, क्योंकि आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो m1 m1 से कैंसिल और c1 c1 स्क्वायर बार से कैंसिल, m2 m2 से और c2 स्क्वायर बार c2 स्क्वायर बार से कैंसिल। आगे पास क्या आ जाएगा जी n1 इक्वल टू n2। तो यही आपके पास एवोगैड्रोस लॉ है। क्यों एवोगैड्रोस लॉ अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे आपने इवन का वर्ड याद रखना है। इवन का मतलब क्या था, मैंने आपसे बताया था कि एट इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टार्ट में आपने बताया था कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है, सेम है। फिर आपने बता दिया कि टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या थे वो कांस्टेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये बेटे आपके पास एवोगैड्रोस लॉ था, ठीक है। इसको बुक में तो इसकी स्टेटमेंट अब नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने लिख दी है, आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। तो अभी तक जो हमने डिस्कस, इसको बेटा मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि स्टार्ट में हमने वॉल्यूम
सेम कह दिया था, तो इक्वल वॉल्यूम भी हमने कह दिया, और आखिर में हमने कह दिया जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट कह दिया। तो इसका मतलब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यही हमने प्रूव किया कि गैस 1 के जितने मॉलिक्यूल होंगे गैस 2 के भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। तो ये बेटे आज का टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैथमेटिकल था, बायो वाले बच्चे तो सोच रहे होंगे कि आज सीखने के लिए क्या है, मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हैं हम, लेकिन बेटे आपके लिए ज़रूरी है, आपको भी ये करना पड़ेगा, बिकॉज इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहाँ से बार बार बॉयल्स लॉ पूछा गया है, और एवोगैड्रोस लॉ को भी एक बार लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछा गया है। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए कि डिड्यूस बॉयल्स लॉ फ्रॉम केएमटी, तो आप ये वाला करेंगे, और बाकी जनरल गैस इक्वेशन से रिडक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो बेटे आपने जो लेक्चर था आज का उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मेरे पास जो बच्चे मेरी क्लास में होंगे, मैं उनसे एटलीस्ट एक बार डिमांड ज़रूर करूँगा कि आप बेटे ऑनलाइन लेक्चर सुनते थे, तो आपके लेक्चर नोट्स कहाँ पे हैं, आपने लेक्चर कहाँ पे नोट किए। तो अगर आपने नहीं नोट किए होंगे तो ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी बुरा लगेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइए, डेली का काम बेटे डेली कीजिए, आपके लिए पहाड़ नहीं बनेगा। अगर आप आज का काम स्किप करेंगे, कल पे छोड़ेंगे, कल आपको डबल काम करना था, आज आपको सिंगल करना था, आपने आज नहीं किया, तो कल वाला डबल आप कैसे करेंगे। तो वो फिर मिक्स होते होते वो एक पहाड़ बन जाएगा आपके लिए, फिर आपके लिए पूरी बुक की आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे होगा ही नहीं। तो अपना डेली का काम डेली कीजिए, ठीक है। अपने लेक्चर नोट्स बनाइए, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये बुक है। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसमें से, एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बस घर पे रहें बेटे, सेफ़ रहें, घर वालों को भी अपने आप से आप सेफ़ रखें। सारा टाइम ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। पढ़ने के साथ साथ आप हेल्दी एक्टिविटीज़ भी ज़रूर कीजिए। घर पे क्रिकेट खेलिए, घर पे आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, टू कीप योर बॉडी फिट। और अपने बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से आप प्यार करें, और बेटे नमाज अपनी ज़रूर कायम करें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने मुल्क के लिए भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे में देखेंगे। अब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।